काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो बना देते हैं इसको। ये है ये है आर, स्मॉल आर होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो अगर, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये लिखोगे ना हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर, यानी कि हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर मतलब हुआ एक तो जी एम ई बाय आर। क्या फॉर्मूला आ गया? कैपिटल एम ई इंटू स्मॉल एम बाय 2 आर। ये आ गया। और वही स्मॉल आर को आर ई प्लस एच लिख दो, तो ये आ गया। ये अच्छा, ये पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई, पोटेंशियल एनर्जी आई थी नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी एम ई एम बाई 2/आर सिंपल। और ये है जी एम ई एम बाई 2 आर। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है 2 आर, इसमें से इतना हिस्सा, पहले एक काम करते हैं, इस पे ना माइनस लगा देते हैं, माइनस के। तो ये बन गया माइनस जी एम ई एम बाई 2 आर। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है ना, माइनस जी एम ई एम बाई आर। तो माइनस के इज इक्वल टू यू बाई 2। ये एक रिलेशन याद रखना, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। माइनस के इज इक्वल टू यू बाई 2। टोटल एनर्जी इज हाँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी थी अपने पास जी एम ई एम बाई 2 आर, और पोटेंशियल थी माइनस जी एम ई एम बाई आर। तो ई बन गया, एलसीएम तो कितना आ गया, 2 आर आ गया। तो जी एम ई एम माइनस, और ये आर है, ये 2 आर है, तो 2 यहाँ, 2 जी एम ई एम, ई बन गया माइनस जी एम ई एम बाई। ये काइनेटिक एनर्जी जो है अगर उस पर माइनस लगा दें तो वो टोटल एनर्जी तो है, क्योंकि काइनेटिक की प्लस जी एम ई एम बाई 2 आर, टोटल थी माइनस। तो ना ये तीनों को मिला के एक रिलेशन बन जाता है, माइनस के इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू यू बाई 2। ये एक रिलेशन है जो तीनों एनर्जीज को जोड़ता है। अच्छा, इसके ऊपर वाला ना, देखो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन हाइट बढ़ाने पे ये कम हो जाती है। तो एक ग्राफ अगर हम बनाएं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्मॉल आर का, ये ना ऐसा बनेगा।
बिकॉज इट इज पॉजिटिव, इट इज नॉट निगेटिव। पोटेंशियल वो निगेटिव था ना, इसलिए वो नीचे बन गया। और अगर टोटल का ग्राफ बनाओगे ना, टोटल एनर्जी फिर नेगेटिव आ गई। टोटल का ग्राफ, आपको लग रहा है ना ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के जैसा? हाँ वैसा ही है। वो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो मैं आपको फर्क बताता हूँ। अगर हम तीनों ग्राफ को एक साथ बना तो फर्क दिखेगा। अभी तो अपन ने तीनों अलग अलग बनाए, पोटेंशियल अलग बनाया, काइनेटिक अलग बनाया, टोटल अलग बनाया। अगर अपन तीनों ग्राफ को एक साथ बना दें ना, अगर सिर्फ यहाँ एनर्जी लिख दें और आर लिख दें, तीनों ग्राफ को एक अलग, तो काइनेटिक का ग्राफ तो ये है। यहाँ के लिख देता हूँ, देखो ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों नीचे बनते हैं। तो एक ग्राफ बनता है ऐसा, और एक बनता है इससे थोड़ा नीचे। तो ये ऊपर वाला ग्राफ टोटल एनर्जी का है, और नीचे वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। समझे? ये बस फर्क है। मतलब वैसे अलग अलग देखने पे नहीं पता चलता, लेकिन जब एक साथ बनाओ तो जैसे ऐसे वो दे देंगे आपको कि तीन, और कहेंगे इस दोनों में से आइडेंटिफाई करिए कौन सा ग्राफ टोटल एनर्जी का है, कौन सा पोटेंशियल का है। तो ऊपर वाला ग्राफ टोटल एनर्जी का, नीचे वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ये भी एक बिल्कुल सही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, कि भाई टोटल एनर्जी का ऊपर और पोटेंशियल का नीचे। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम याद करें। अब मान लीजिए कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी ये तो पॉजिटिव होती ना, मान लो ये 10 जूल, तो -10 इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू U/2, यही होगा ना? तो ई की वैल्यू याद है -10, और U/2 अगर -10 है तो यू कितना आ गया? अब आप ये बताइए, यहाँ पे -10 अगर यहाँ होगा तो -20 यहाँ होगा। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल का ग्राफ नीचे नहीं गया टोटल से? लिखा है द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा, टू बी गिवन टू द सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the planet of mass capital M, to transfer it from a circular orbit of radius r1 to a circular orbit of radius r2। अब ये सोचो ना कि अगर पहले ये r1 रेडियस में घूम रहा था, तो अगर ये r1 में घूम रहा था, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी थी -G कैपिटल M स्मॉल m बाय r1, सॉरी 2r1, ये थी ना सैटेलाइट की टोटल काइनेटिक उन्हें मिला के। पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इसको क्या करना है, हमें इसको एक नया ऑर्बिट है ये वाला, एक ऐसा ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना है r2, इसमें ले जाना है। मतलब कि अब नए ऑर्बिट में कितनी एनर्जी चाहिए अगर r2 है तो? इतनी चाहिए ना। तो अब ये वो पूछ रहे हैं कि भाई पुराने ऑर्बिट में था, कितनी और काइनेटिक एनर्जी दें ताकि वो नए ऑर्बिट में चला जाए। तो मान लो अपन इसको कुछ के काइनेटिक एनर्जी और दें ताकि ये नए ऑर्बिट में चला जाए। मतलब अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाए, इसके बराबर। तो यहाँ लिखें -G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r1 प्लस के इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r2। 1/2r1 -1/2r, टू बाहर ले लो तो फोर्थ आया ना फिर तो।
देखो ए तो है काइनेटिक, ए काइनेटिक, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पी है टोटल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनने सी को पोटेंशियल क्या रखता है, सही है ना। लिखा है द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज पी, देन द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर इज, वो होता है ना P1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। पहले का टाइम पीरियड टी है, दूसरे का T2 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले का रेडियस है R और दूसरे का है 4R, तो P अपॉन T2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1/4 का, क्योंकि कितना 64 हो गया ना, तो P अपॉन T2 होगा 1/8, T2 कितना हो गया 8T। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, Gm/r e+h होता है ना। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम, तो ये चीज मैक्सिमम तो तब होगी ना जब ये h बिल्कुल ही कम हो जाए, h को 0 मान लो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ये, लेकिन इनने सब देखो आंसर अपने स्मॉल जी के टर्म्स में दे रहे हैं, तो Gme को क्या लिख सकते हैं, कितना। The two identical satellites A and B are circulating around the Earth at a height of r and 2r। तो काइनेटिक एनर्जी और का रेशियो बताना है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ये होना चाहिए Gme m/2 और Re+h ना, R+r यानी 2r ना, R+h होता है ना, हाइट, हाइट दे रखी है। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला की हाइट 2r है, और Re+h 2r, R+2r यानी ये 3r। तो अगर हम ये डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 1/2r डिवाइड बाय 1/3r। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जियो का मतलब यहाँ हो गया अर्थ के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख देते हैं इट इज अ सैटेलाइट, इट इज अ सैटेलाइट विच रिमेन्स एट रेस्ट with respect to an observer on अर्थ पे किसी खड़े हुए आदमी को ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट रुकी हुई है, चल नहीं है, तभी इसका नाम पड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इट कैन ओनली बी प्लेस्ड एट द इक्वेटर, इसको इक्वेटर पे ही रखना है।
मतलब एक्चुअली किसी भी सैटेलाइट को कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन वो सैटेलाइट खास तौर पे जो हमें रुकी हुई दिखे, उसकी प्रॉपर्टी कि उसे इक्वेटर पे ही लगाना। अच्छा, ऐसे होता है ये, जैसे ये देखो ये है, ये हो गया, ये है अपना वो इक्वेटर। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, वो ऐसे घूमती है। चलिए जिस, तो इसको हम इक्वेटर पे ही प्लेस कर रहे हैं। हाँ, मतलब इसका जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा स्पीड नहीं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ये होती है। जब एक्सेलरेशन वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़ा था, तब शायद ये ओमेगा मैंने बताया होगा अर्थ का। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी ओमेगा यही होता है। अच्छा, इसको ना हम कितनी हाइट पे लगाते हैं? इसकी जो ये हाइट है ना, ये 35,890 किलोमीटर। यानी ये हाइट जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 6 times द रेडियस ऑफ अर्थ। अप्रोक्सीमेटली इट इज 6 times द रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, इस ये जो सैटेलाइट है जब ये चल रही है, तो इसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी भी है। तो जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, वो होती है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत कॉमन सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बिल्कुल कॉमन सैटेलाइट है। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, हमारे घर में वो जो आता है ना, जो टाटा स्काई वाला या फिर एयरटेल वाला, वो जब एंटीना लगाता है ना, तो आप सारे एंटीना देखिएगा, सारे एंटीना वो एक ही तरफ लगे। असल में क्या होता है, जिस तरफ कोई एंटीना लगा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये। अब मान लो कोई एंटीना इधर लगा है, इस तरह का होता है ना एंटीना। तो ये एंटीना ना बिल्कुल सामने पॉइंट करता है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जैसे जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमती जाती है, अर्थ भी घूम रही है ना, एंटीना भी घूम रहा है, तो एंटीना के हमेशा सामने रहती है सैटेलाइट, तभी इसे सिग्नल मिलता है। अगर कभी क्या होता है, बारिश हो, बहुत आंधी चले, एंटीना थोड़ा सा घूम जाए, एंटीना इधर हो जाए, हाँ, नो सिग्नल हो जाए। अब आप सोचिए बीच में बादल आ जाए, तो सिग्नल ब्लॉक हो गया। समझे ना? हाँ, तो बहुत कॉमन है इस, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये सबसे कॉमन यूज है। ये इस चीज को कहते हैं कम्युनिकेशन, ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो लॉजिक है ना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो सबसे कॉमन यूज है, इट इज कम्युनिकेशन। उसके अलावा एक और है, जैसे कई सारी ना ऐसे सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कुल मिला के 24 सैटेलाइट ऐसी हैं जो मिला के ना जीपीएस बनाती है। जो वो जीपीएस होता है ना, जो अपन नेविगेटर होता है, ठीक है, वो 24 सैटेलाइट से मिला के बना हुआ है। तो हाँ, 24 सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी जो ऐसे लगी हुई हैं, उनसे मिलकर पूरा जीपीएस बना है, नेविगेशन। पोलर सैटेलाइट जो है ना, वो एक्चुअली बहुत ऊपर नहीं होती। जैसे ये अर्थ है, ये पोल्स हो गए,
अर्थ ऐसे घूम रही है। पोलर सैटेलाइट जो होती है ना वो ऐसे घूम, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और इसकी जो हाइट होती है ना वो भी बहुत कम होती है। इसकी हाइट होती है अराउंड 500 टू 800 किलोमीटर। 500 से 800 किलोमीटर। ठीक है ना। और इसका जो टाइम पीरियड है ना पूरे मोशन का, वो सिर्फ 100 मिनट का होता है। इसका मेन काम जो है ना वो है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका ना सिंबल है आई। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहां लिख देते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स experienced by a mass of 1 kg placed at that point. The gravitational field intensity at a point is equal to the force experienced by a mass of 1 kg at a point. जैसे मान लीजिए आपने ना एक जगह ली, एक पॉइंट लिया, और उस जगह पर एक मास रख दिया m। और जैसे ही आपने ये मास यहाँ रखा, इस मास पर एक फोर्स लगने लगी, F। तो आप ये कहेंगे कि अगर मान लो m मास पर फोर्स लग रही है F, तो 1 kg मास पर कितनी फोर्स, F/m। बस ये जो F अपॉन m है ना, इसी को हम I से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मास ऑफ 1। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर बोल दोगे ना अर्थ की, तो इट इज अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहां से देखो, F मतलब न्यूटन, m मतलब केजी, तो न्यूटन पर केजी, दिस इज द यूनिट। एक और हो सकती है, भाई F होता है mlt-2 डिवाइड बाय m, तो mlt-2 अपॉन m करेंगे ना, तो lt-2 आ जाएगा। यानी इसका एक और वो हो सकता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब यूनिट बता रहा हूं मैं। ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। देखिए, मान लीजिए किसी जगह पर एक मास m रखा है, और हमें ये पता करना है कि अगर इससे p पॉइंट दूर है, r डिस्टेंस पे, तो उस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो वो ना सबसे पहले उस मास की तरफ होती है, क्योंकि मास अट्रैक्ट करता है, इसको आई लिखते हैं।
और इस आई का फॉर्मूला होता है जी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। देखिए अब हॉलो स्फीयर है, इसका मास हम लोग m मान लेते हैं और इसका रेडियस हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, r नहीं माने क्योंकि r में तो कभी कभी क्या होता है कि वो रेडियस लेके डिस्टेंस लें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। a मान लेते हैं रेडियस को। और अब क्या है कि एक केस हो सकता है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट लाई इनसाइड, पॉइंट अंदर लाई करता है, उसको पॉइंट कीजिए। तो जो पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड टेस्ट होगी ना अंदर, इनसाइड, इट विल बी 0। और अगर मान लो सेम डायग्राम, अगर मान लो ये जो पॉइंट पी है ये बाहर लाई एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉइंट, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोई पॉइंट किसी स्फीयर के बाहर हो ना, तो आप अगर चाहें तो उस स्फीयर को एक पॉइंट मास मान सकते हैं और सारा मास सेंटर पे। जैसे मान लीजिए आपने स्फीयर को एक पॉइंट मास माना यहाँ, तो अब इस पॉइंट मास से कितनी दूर हो गया वो एक्स ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास की जैसे हमने पढ़ी थी ना एस, इसी तरह। और इसकी वैल्यू आएगी इंटू मास जो भी है अपॉन एक्स। अंदर है 0, बाहर है जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर कोई आदमी सरफेस पर हो यहाँ, तो कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड? भाई सरफेस पे है मतलब बाहर है ना, तो फॉर्मूला तो जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर लगेगा। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज ए ओनली, तो जीएम अपॉन ए स्क्वायर है ना। तो इसका देखो ग्राफ, अब मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ देखिएगा। जब तक एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस ए से प्लस ए तक मतलब इधर से लेकर इधर, तब तक तो अंदर है। और जब तक अंदर है तब तक 0 होगा। लेकिन जैसे ही सरफेस पे आए, एकदम से ना ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ गई, बढ़ के हो गई जीएम अपॉन ए स्क्वायर। तो एकदम से बढ़कर जी एम अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ना ऐसा, उसके बाद कब होता है? इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड जाए ना, इस तरफ यहाँ, तो एकदम से जैसे ही आप ए पर पहुंचेंगे, तो फील्ड बढ़ के जीएम अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर तो होने लगे ये अच्छा, ये 0 पे टच नहीं करता, बहुत दूर चला जाता। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ।